हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये बेस्ड है रिएक्शन मैकेनिज्म पे, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो बेसिकली ये जो है आपका यूनिट ये एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है, एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। और ये जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट जो आपका पेपर होने वाला है उसका यूनिट फर्स्ट है। तो मैं टॉपिक वाइज क्या करने वाली हूँ, सारा कुछ कवर करने वाली हूँ। आप सबने सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपने हर टॉपिक को जो भी मैं आपको लिखवा रही हूँ उसको नोट डाउन करना है और उसको रिवाइज करना है। दैट्स इट। हम टॉपिक बाय टॉपिक क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो है द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। हम चैप्टर है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म, तो इसके अंदर हम यही देखने वाले हैं कि कितनी तरह के मैकेनिज्म होते हैं। उसमें चलने से पहले अगर कोई स्टूडेंट न्यू है मेरे चैनल पे और वो और वीडियोस जैसे कि चाहते हैं उन्हें देखनी है, तो जैसे जैसे वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। देखिए, कोई भी रिएक्शन है, जनरली जो रिएक्शंस होती हैं, जनरली जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है, जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है, have one or more covalent bond। ठीक है, अब देखिए इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको ये बोलूंगी, आप ऑर्गेनिक की रिएक्शन देखोगे क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए है, वो बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो ए बी बना रहा है या AB2 बना रहा है, वॉट एवर द थिंग इज। मैं बोल रही हूँ यहाँ जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है ये AB, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, इनके बीच में है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितनी भी मोस्टली हम रिएक्शंस देखते हैं उनके अंदर जो बॉन्ड हमें देखने को मिलता है वो कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। अब मैकेनिज्म की टाइप्स हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? हम मैकेनिज्म की टाइप्स इस बेसिस पे ही क्लासिफाई करते हैं कि किस प्रकार से हम इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। इस ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है इसको किस हिसाब से तोड़ा जा सकता है। मान लीजिए ए और बी के बीच में जो ये बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, आपको इतना तो पता होगा एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही 2 बॉन्ड पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ऐसे ही 3 बॉन्ड पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने लगी हूँ। मैंने बोला मैं किस प्रकार से ए और बी के बॉन्ड को तोड़ूंगी। या तो मैं इस बॉन्ड को इस प्रकार से तोड़ू भी, इस बॉन्ड के एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारा बी एटम ले जाए, या फिर मैं इसे किस प्रकार तोड़ूंगी कि ये जो बॉन्ड है टूटे और एक इलेक्ट्रॉन ए ले जाए और एक इलेक्ट्रॉन बी ले जाए। तो अकॉर्डिंगली मैं बॉन्ड की ब्रेकेज कैसे कर रही हूं उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अब इस चीज को लिखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, we divide reaction mechanism into 3 categories। ठीक है, अब वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? वही हमारी टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म है। ये 3 तरह की होती है। तो अभी तक आपको इतना पता चल गया मैकेनिज्म को हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, भी किस प्रकार से हम उनके बीच में जो बॉन्ड है उसको हम तोड़ेंगे, उसकी ब्रेकेज करेंगे। ठीक है, मतलब ये ऐसे टूटेगा या ये ऐसे टूटेगा, तो इसकी हेल्प से हम उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी कहलाती है हेट्रोलिटिक मैकेनिज्म या हेट्रोलाइटिक भी आप इसे कह सकते हो। सेकंड कहलाती है होमोलाइटिक मैकेनिज्म। क्या कहलाती है? होमोलाइटिक मैकेनिज्म। और तीसरी हमारी कहलाती है पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म। कौन सी? पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म। तो हम 1 बाय 1 इन तीनों को स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। Depending upon the breaking of bond, we can divide mechanisms into 3 categories:
हेट्रोलाइटिक मैकेनिज्म, होमोलाइटिक मैकेनिज्म, और हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप ऐसे याद रखोगे तो अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, आप भूलोगे भी नहीं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कि वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोलिटिक मैकेनिज्म, सॉरी, हाँ जी, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोलाइटिक मैकेनिज्म। अब हेट्रोलाइटिक मैकेनिज्म क्या होता है, साथ साथ आप इनके अगर नोट्स बना के चलेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजीली आप उसको याद भी रखेंगे और आपको कल को कंफ्यूजन भी नहीं होगी रिवीजन के टाइम पर। तो देखिए, हेट्रोलाइटिक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जब देखिए मैं कहती हूँ भी ब्रेकेज तो हमने करवानी है, ए और बी के बीच में बॉन्ड है, इनमें ब्रेकेज तो होनी है, लेकिन ब्रेकेज कुछ इस तरह से हो भी एक एटम, मान लीजिए मैं बोलती हूँ ए बी में से जो बी है मेरा वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जिसके पास सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जो है क्लास 11 से स्टडी करते आ रहे हैं, है ना। मैंने आपको बोला ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है और मैं आपको ये बोल देती हूँ भी जो हमारा बी एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मैं ये कहूं भी जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करता है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो इस बॉन्ड पर है ले जाए। अगर एक एटम दोनों के दोनों ले जाए और दूसरा बेचारे के पास कुछ भी ना बचे, तो वो जो मैकेनिज्म कहलाता है वो कहलाता है हेट्रोलाइटिक मैकेनिज्म। इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप ये भी लिख सकते हो, द ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, the breaking of a covalent bond in such a way that one atom gets both the shared electrons, मतलब ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ इस प्रकार से हो रही है भी एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे ले जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली अब अक्कर किस में करता है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होने चाहिए जो हम नोट डाउन भी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, दिस इज सीन इन द केस ऑफ, या दिस अकर्स इन पोलर बॉन्ड्स। ये उनमें अक्कर करता है जहां पर पोलर बॉन्ड्स बनते हैं। अब पोलर बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले। जैसे कि आप देखो NaCl है, इस पे Na पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, पोल्स बन रहे हैं। तो जो पोलर बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर हमें हेट्रोलाइटिक मैकेनिज्म देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट आप इसके अंदर नोट डाउन करेंगे, इलेक्ट्रॉन कौन से, ये जो बॉन्ड के ऊपर दो होते हैं, है ना, द इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे। देखो कोवेलेंट बॉन्ड, मैंने आपको एक चीज बोली, कोवेलेंट बॉन्ड का भी मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ए और बी में जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है, और जब वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो ये बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब इस चीज को समझोगे, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उस एटम पे जाएगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर मैं कहती हूँ ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए पर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो ये आपको पता चल गया अभी हेट्रोलाइटिक मैकेनिज्म क्या होता है। अब इसमें दो चीजें आपको और समझनी होगी, दो टर्म्स यूज की जाती हैं। पहली टर्म जो यूज की जाती है दैट इज न्यूक्लियोफ्यूज, और दूसरी जो यूज की जाती है दैट इज इलेक्ट्रोफ्यूज। अब ये क्या होता है, और ये इसी में यूज की जाती है। ये दोनों टर्म्स इसी में ही यूज की जाती है। अब इन दोनों का मतलब क्या है,
अब इनको हम स्टडी करते हैं। देखिए, तो अभी तक आपको मैंने हेटेरोलिटिक मैकेनिज्म बता दिया। अभी जब हमारे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर जाएंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहां मूव कर जाएंगे। अब इन दोनों टर्म्स को स्टडी करते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियोफ्यूज का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है। देखो, जो लीविंग ग्रुप होता है हमारा, लीविंग ग्रुप वो ग्रुप होता है जो निकलता है, जो अलग हो जाता है। जैसे देखिए, जो लीव कर जाता है। ए बी में से मैं कहती हूं भी जो आपका बी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला गया। अब ये लीविंग ग्रुप वो है जो इलेक्ट्रॉन्स ले जाए। लीविंग ग्रुप विच टेक्स अवे द इलेक्ट्रॉन्स, विच टेक्स अवे द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को साथ ले जाता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूज। और ऐसा लीविंग ग्रुप विच लीव्स, जो बेचारा निकलता तो है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, विच लीव्स बट हैज नो इलेक्ट्रॉन, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोफ्यूज। तो ये दो टर्म्स थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रोफ्यूज क्या होता है, ठीक है। विदाउट द इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारा जाता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज, और विद द इलेक्ट्रॉन पेयर जो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफ्यूज बोलते हैं। ये हमारा था सबसे पहला टाइप ऑफ मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिज्म, जो कि आता है हमारा होमोलिटिक मैकेनिज्म, या होमोलाइटिक भी आप इसे बोल सकते हो, होमोलाइटिक मैकेनिज्म, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूंगी। ओके, जो हमारा होमोलिटिक मैकेनिज्म है इसको हम एक और नेम देते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, मैंने आपको यहां पर बोला हाँ जी, मैंने आपको यहाँ पर बोला भी होमोलिटिक मैकेनिज्म जो होता है बेसिकली हम उसे क्या करते हैं, हम उसे डिवाइड करते हैं। हम मैकेनिज्म्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। हेटेरोलिटिक में क्या होता था, ए और बी में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाता था। होमोलिटिक में ऐसा नहीं होता। होमोलिटिक में वो कहता है ए एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और बी दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो होमोलिटिक मैकेनिज्म में क्या होता है, जब ए अपना इलेक्ट्रॉन ले गया और बी अपना इलेक्ट्रॉन ले गया तो यहाँ से 2 रेडिकल्स बनते हैं, ए रेडिकल और बी रेडिकल। इसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ रेडिकल का मतलब क्या होता है, रेडिकल का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना। ए एक इलेक्ट्रॉन ले गया, बी एक इलेक्ट्रॉन ले गया, तो ये दोनों क्या बन गए, रेडिकल्स बन गए। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप नोट डाउन करोगे तो क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ a covalent bond, breaking of a covalent bond in such a way that both the atoms gets 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसे और हम क्या कह सकते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बनते हैं, रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ पर रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। तो ये था सेकंड तरह का मैकेनिज्म। अब आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिज्म, जिसे हम बोल देते हैं पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म। पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म क्या होता है, आइए देखते हैं। ओके, तो पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म के अंदर स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है बेसिकली, ये जो थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिज्म है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ क्लोज्ड रिंग। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइकिल, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, एक क्लोज्ड रिंग के अंदर मूव करेगा। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है, नो इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड, कोई इंटरमीडिएट यहाँ नहीं बनता, ठीक है। और यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं या पेयर्ड रहते हैं,
It is impossible to predict. It is impossible to predict whether electrons are paired or unpaired. इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं ये बताना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह के मैकेनिज्म को बोला जाता है पेरीसाइक्लिक। तो यहीं पर जो हमारा आज का लेक्चर है वो फिनिश होता है। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नई नोटिफिकेशंस के लिए, नई वीडियोस के लिए। लाइक कीजिएगा अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा है। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी जो बेसिक है उसे भी साथ साथ क्लियर करती जा रही हूँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने कवर किया है स्टूडेंट्स सबसे पहला टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। भी हम मैकेनिज्म को किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो वो बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाए, कोवलेंट बॉन्ड को किस प्रकार से तोड़ा जाए, उस बेसिस पे हमने उसे 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, हेट्रोलाइटिक, होमोलाइटिक और पेरीसाइक्लिक। सबसे पहले हमने हेट्रोलाइटिक देखा जिसके अंदर एक एटम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाता है। उसके बाद हमने 2 टर्म्स को स्टडी किया। फिर हमने देखा हमारा जो नेक्स्ट तरह का है मैकेनिज्म सेकंड टाइप होमोलाइटिक, जिसके अंदर दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। और लास्ट हमने मैकेनिज्म देखा पेरीसाइक्लिक, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक रिंग के अंदर ही गोल गोल घूमता है, गोल गोल नहीं मतलब रिंग के अंदर ही घूमता है और कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। हर वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक को लेके आएंगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।